आप देख रहे हैं आजाद पोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 27 अगस्त 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे अमेरिका से जंग के मूड में है वेनेजुएला, कैरिबियन कोस्ट पर वॉरशिप्स और ड्रोन स्क्वाड्रन किए तैनात। जर्मनी का बड़ा फैसला, हथियारों पर पाबंदी के बावजूद इसराइल से की बड़ी आर्म डील। ईरान पर हुए एक्शन के मामले में हीरो बन रहा था इसराइल, ऑस्ट्रेलिया ने निकाल दी हेखड़ी। नेतन्याहू के दावों को बताया कंप्लीट नॉनसेंस। गजा के मुस्तकबिल पर आज डोनाल्ड ट्रंप करेंगे मीटिंग। कई महीने और चल सकती है जंग। और यमन ने फिर किया इसराइल पर हमला। उधर इसराइली हमले में सीरिया के कई फौजियों की मौत। चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की। और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका से जंग के मूड में है वेनेजुएला। वॉरशिप्स और ड्रोन स्क्वाड्रन कैरिबियन समंदर के साहिल पर वेनेजुएला ने तैनात कर दिए हैं और मादुरो ट्रंप के सामने झुकने से इनकार कर रहे हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में आया तनाव अब जंग के मूड तक पहुंच गया है। वेनेजुएला ने अपने कैरिबियन कोस्ट पर वॉरशिप्स और ड्रोन्स तैनात कर दिए हैं। यह कदम उस वक्त उठाया गया जब अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो पर दबाव बनाने के लिए 3 यूएस डिस्ट्रॉयर्स यानी कि 3 जंगी पानी के जहाज वेनेजुएला के पास तैनात कर दिए। किसने? अमेरिका ने। 27 अगस्त की अल जजीरा की खबर के मुताबिक वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर व्लादिमीर पाद्रिनो ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए ऐलान किया कि सिग्निफिकेंट ड्रोन डिप्लॉयमेंट किया गया है। सिग्निफिकेंट ड्रोन्स का डिप्लॉयमेंट, साथ ही साहिल पर बड़े पैमाने पर समंदरी गश्त, नेवल पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है और लार्जर वेसल्स यानी बड़े जहाज़ों को इलाकाई समंदर में, टेरिटोरियल वाटर्स में भेजा गया है। लेकिन बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे कि ये सब हो क्यों रहा है, तो चलिए ये भी जान लीजिए। वेनेजुएला साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बसा एक छोटा सा मुल्क है, छोटा सा, लेकिन इसके पास खजाना है। अमेरिका ने हाल ही में 3 डिस्ट्रॉयर्स और एम्फीबियस स्क्वाड्रन जिसमें करीब 4000 मरीन्स यानी 4000 फौजी कह लीजिए आप आसान जुबान में, इसके पास वेनेजुएला के पास भेजे हैं अमेरिका ने इन जहाज़ों में। वॉशिंगटन का ये दावा है कि ये तैनाती ड्रग स्मगलिंग रोकने के लिए है। वेनेजुएला से बड़ी ड्रग स्मगलिंग होती है कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से। वैसे आपको एक और बात बता दूं, जो ख़जाने की बात की थी मैंने, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये ड्रग स्मगलिंग का मामला है या मामला कुछ और भी कहा जा सकता है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्वॉयर्स हैं, तेल भंडार हैं। हिंदी में बात करता हूँ। वेनेजुएला के पास जो तेल भंडार हैं उसके बाद नंबर आता है सऊदी अरब वगैरह का। ये आंकड़े हैं स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2021 के। वेनेजुएला के पास लगभग 48,000 मिलियन टन तेल का भंडार है। बाकी तो आप समझ गए होंगे। चलिए खबर पर आते हैं। एएफपी को एक अमेरिकन सोर्स ने यह बताया है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 2 और जंगी मशीनें कैरिबियन समंदर में भेज रहे हैं। इनमें से एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस एरी जहाज है और दूसरा न्यूक्लियर पावर्ड फास्ट अटैक सबमरीन यूएसएस न्यूपोर्ट न्यूज़ है, जो अगले हफ्ते वेनेजुएला के साहिल के करीब पहुंच जाएंगे। वेनेजुएला और उसके अलाइज ने इन गश्तों को सीधे सीधे अपनी सॉवरेनिटी, अपनी खुदमुख्तारी के खिलाफ खतरा बताया है। मंगल को वेनेजुएला ने यूनाइटेड नेशंस से दखल देने की गुजारिश की थी और मांग की कि कैरिबियन में अमेरिकी मिलिट्री, कैरिबियन समंदर है, कैरिबियन में अमेरिकी मिलिट्री के डिप्लॉयमेंट को फौरन रोका जाए। कैरिबियन में वेस्ट इंडीज वगैरह बाकी ममालिक जजीरे वाले वो भी आते हैं। उधर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दबाव और बढ़ा दिया है। मादुरो की गिरफ्तारी पर इनाम को बढ़ाकर $50 मिलियन कर दिया गया है और अमेरिका का इल्ज़ाम ये है मादुरो पर कि वो दुनिया के सबसे बड़े नार्को ट्रैफिकर्स में से एक हैं, यानी नशे के व्यापारियों या नशे के स्मगलर्स में से एक। वेनेजुएला ने इन इल्ज़ामों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जवाब में मादुरो ने 4.5 मिलियन बोलिवियन मिलिशिया को मोबिलाइज करने का ऐलान किया है। पूरे मुल्क में 30 दिन तक ड्रोन फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। उनका कहना है कि यह कदम अमेरिका के जंग के खतरे को नाकाम करने के लिए उठाया गया है। याद रहे कि 2019 में दोनों ममालिक के रिश्ते पूरी तरह से टूट गए थे जब अमेरिका ने
वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर जुआन गुआइडो को वेनेजुएला का लेजिटिमेट प्रेसिडेंट मान लिया था। तब से लेकर अब तक वेनेजुएला पर भारी सैंक्शंस, भारी पाबंदियां लगाई गई। इसके बावजूद मादुरो पिछले साल का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतकर अपना तीसरा टर्म सिक्योर कर चुके हैं और अब ओपनली कहते हैं कि वो किसी भी हाल में अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेंगे। और जब कोई अमेरिका के दबाव में नहीं झुकता है तो क्या होता है? तब वियतनाम होता है, तब अफगानिस्तान होता है, तब इराक होता है, तब ईरान होता है, और हो सकता है कि अब वैसा ही वेनेजुएला हो। अब एक खबर थोड़ी हैरान करती है कि जर्मनी ने इस्राएली हथियारों की बड़ी खरीदारी की मंजूरी दे दी है। जर्मन पार्लियामेंट ने इस बात की इजाज़त दे दी है कि इसराइल की डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम से 90 एडवांस्ड लाइटनिंग 5 टारगेटिंग और सर्विलांस पॉड्स खरीदे जाएंगे। ये सिस्टम जर्मनी की यूरो फाइटर टाइफून जेट्स पर लगाए जाएंगे। ये फैसला उस वक्त आया है जब इसराइल पर इंटरनेशनल आर्म्स एम्बार्गो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हथियारों की पाबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद बर्लिन यानी जर्मनी और इसराइल की मिलिट्री कॉपरेशन और ज़्यादा मजबूत होती नजर आ रही है। कल ही तो जर्मनी के इन चांसलर ने कहा था कि हम फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने नहीं जा रहे, और आज हथियारों की डील की खबर आ गई। समझे थे क्यों ये आना था? लाइटनिंग 5 एक 5वीं नस्ल का 5th जनरेशन का टारगेटिंग सिस्टम है जो हवा से ज़मीन तक टारगेटिंग और सर्विलांस करता है। ये दुनिया की 28 एयर फोर्सेस में इस्तेमाल हो रहा है। अब तक 200 से ज़्यादा यूनिट्स इसकी डिलीवर हो चुकी हैं और 2.2 मिलियन ऑपरेशन फ्लाइट आवर्स ये पूरे कर चुका है। इस सिस्टम की बहुत सी खासियतें हैं। इंफ्रारेड इमेजिंग है, हाई रेजोल्यूशन है, कलर इमेजिंग है, ड्यूअल बैंड लेज़र डेजिग्नेशन है, और इसके अलावा लेजर, जीपीएस, इमेज गाइडेड हथियारों के साथ कंपेबिलिटी, डाटा लिंक, लाइटनिंग 5 का मॉड्यूलर डिज़ाइन, ना जाने क्या क्या जो मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन क्या फ़ायदा। खबर तो कुछ और आगे है, वो ज़रा सुन लीजिए, बड़ी दिलचस्प है। खबर ये है कि इसराइल हीरो बन रहा था और ऑस्ट्रेलिया ने उसके झूठ की पोल खोलकर उसे ज़मीन पर लाकर पटक दिया और रुस्वा किया सो अलग। खास बात यह है कि पूरा मामला ईरान से जुड़ा हुआ है। इसराइल सोच रहा था कि ईरान के एनवॉय को ऑस्ट्रेलिया से निकालने पर उसकी फोर्थराइट इंटरवेंशन का असर हुआ है और दुनिया में उसकी हीरो वाली इमेज बनेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सुई चुभो दी इस गुब्बारे में आगे। ऑस्ट्रेलिया ने सामने आकर इसराइल के झूठ की पोल खोल दी, नंगा कर दिया और सीधे बोल दिया कंप्लीट नॉनसेंस। जी हाँ, यही बोला है, यही लफ्ज इस्तेमाल किया है, कंप्लीट नॉनसेंस, यानी बकवास कर रहा है इसराइल। मामला समझिए। ऑस्ट्रेलिया ने आज बुध को इसराइल के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें यह कहा गया था कि इसराइल की दखल अंदाजी के चलते ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के एम्बेसडर अहमद सादिकी को मुल्क से यानी ऑस्ट्रेलिया से निकालने का फैसला किया। यह फैसला कल हुआ था, कल हमने आपको खबर सबसे पहले दी थी। ऑस्ट्रेलिया के होम अफेयर्स मिनिस्टर टोनी बर्ग ने एबीसी रेडियो से बातचीत की और उसमें ये बताया कि ये कंप्लीट नॉनसेंस है जो इसराइल कह रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें यह असेसमेंट मिला, ईरान वाला, अभी बताता हूं क्या कहा, कि जैसे ही हमें यह असेसमेंट मिला हमने फौरन तय करना शुरू किया कि जवाबी कदम क्या होगा। इसमें किसी का रोल नहीं था। ठीक है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने सीधे सीधे ईरान पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने सिडनी और मेलबर्न में हुए 2 एंटीसेमिटिक आर्सन अटैक्स, या यूं कहें कि यहूदी विरोधी और कुछ आगजनी के मामले हुए थे, उनमें ईरान की डायरेक्ट प्लानिंग और डिस्गाइज थी। इसका इल्ज़ाम लगाकर ऑस्ट्रेलिया ने एनवॉय से कहा या एम्बेसडर से कहा ईरान कि आप मुल्क छोड़िए। उधर इसराइली गवर्नमेंट के स्पोक्सपर्सन कल रात नुमाया हो गए, डेविड मैंसर। उसने मंगल को यह दावा किया कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की मुदाखलत और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने पर इसराइल की तरफ से की गई मजम्मत से ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आ गया और प्रेशर में आकर ऑस्ट्रेलिया को इस फैसले पर मजबूर होना पड़ा कि ईरान के एम्बेसडर को निकाल दिया जाए। इसराइली गवर्नमेंट के स्पोक्सपर्सन डेविड मैंसर ने कल कहा था कि ऑस्ट्रेलिया और हमारे रिश्तों को नुकसान हुआ था और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के टाइमली इंटरवेंशन के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कदम उठाया ईरान के खिलाफ। नेतन्याहू ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ पर सीधा हमला बोला था। उसने अल्बनीज़ को एक वीक पॉलिटिशियन, एक कमज़ोर पॉलिटिशियन कहा था जिसने इसराइल को और जो ऑस्ट्रेलिया में यहूदी रहते हैं उन्हें धोखा दिया, उन्हें पीछे छोड़ दिया। ये कहा था नेतन्याहू ने, क्योंकि
ऑस्ट्रेलिया ने इस सितंबर में होने वाली यूएन जनरल असेंबली में फ़लस्तीनी स्टेटहुड रिकॉग्निशन यानी कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने की बात का सपोर्ट किया था और कहा था हम करेंगे। तो इसराइल जलील हो गया और वजह बना ऑस्ट्रेलिया का एक फैसला जो ईरान के खिलाफ था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले के मामले में ईरान ने भी कुछ सख्त पैगाम ऑस्ट्रेलिया को भेजा है कि आपने जो हमारा एनवॉय निकाला है वो ठीक नहीं है, इल्ज़ाम गलत है। खैर बढ़ते हैं आगे। आज डोनाल्ड ट्रंप बुध के दिन 27 अगस्त को गज़ा के मसले पर एक बड़ी मीटिंग को चेयर करने जा रहे हैं और यहाँ पर टॉप यूएस और इस्राएली डिप्लोमेट्स होंगे। सोचिए कोई फ़लस्तीनी डिप्लोमेट नहीं होगा, जबकि मुस्तकबिल किसका तय हो रहा है? फ़लस्तीन का। और ये सारी बात ये है कि स्टीव विटकॉफ जो डोनाल्ड ट्रंप का ख़ास एनवॉय है, उसने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये मीटिंग करने जा रहे हैं। और स्टीव विटकॉफ ने रात ही ये कहा था कि जो गज़ा की जंग है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इस साल के आखिर तक ख़त्म हो जाएगी। अब सोचिए, आज अगस्त चल रहा है, इस साल का आखिर यानी दिसंबर का आखिर मान लीजिए, यानी अभी 4 और महीने कत्ल गारत का सिलसिला चल सकता है। मुझे मजबूरी में आपको खबरें सुनानी पड़ सकती है। ये एक बंद सिग्नल तो है कि 4 महीने और जंग चलेगी। इसका मतलब क्या है? गज़ा सिटी कब्जाने का प्लान, पूरे गज़ा को होल्ड करने का प्लान, लोगों को खदेड़ने का प्लान। ये कौन सा मुस्तकबिल है जो जंग अभी ख़त्म नहीं हुई और मुस्तकबिल तय किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है? अब समझ रहे हैं, तय कुछ और ही किया जा रहा है शायद। देखिए ना, द जेरूसलम पोस्ट की हेडलाइन, ट्रंप एडमिन प्रिडिक्ट्स गज़ा वॉर टू एंड 2026 एज प्रेसिडेंट। अब क्या, ये माफ़ कीजिएगा, ये 2026 के आखिर की बात कर रहे हैं, 2025 नहीं। उस अखबार में 2025 लिख गया था, एंड ऑफ द ईयर लिखा था। ऊपर आप देखेंगे द न्यू अरब में हेडलाइन के नीचे एंड ऑफ द ईयर, लेकिन यहां जो ये लिख रहा है द जेरूसलम पोस्ट, तो कहानी ही अलग दे रहा है। ये कह रहा है 2026 के आखिर में खत्म होगी। इन्होंने तो एक साल ही बढ़ा दिया अगली हेडलाइन में। दोनों हेडलाइन मैंने बता दी, वो भी गलत नहीं थी, ये भी गलत नहीं है। मतलब अभी ये तो 14 महीने का एक्सटेंशन मांग रहे हैं, हम तो 4 महीने का समझ रहे थे खाली। उसमें 4 महीने था, इसमें 14 महीने हो गए, 16 महीने हो गया, माफ कीजिए। क्या होगा पता नहीं है सर। आज यमन की तरफ से फिर से एक बार हमला किया गया, मिसाइल हमला किया गया इसराइल के ऊपर, और सायरन बजने लगे पूरे जेरूसलम में। ये कहा गया, जेफीड कहता है कि मिसाइल आई यमन की, उसे हमने हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया आईडीएफ ने। लेकिन जब सायरन बजे तो लाखों लोग बंकर्स की तरफ भागे। किसी के भी शार्पनेस लग सकते थे, क्योंकि अब तो इसराइल को ये पता है कि क्लस्टर मिसाइल है यमन के पास, तो वो तो एक को तुम इंटरसेप्ट कर सकते हो, उसमें जो 8 वॉरहेड्स निकल के अलग अलग जाएंगे म्यूनिशंस, उसका क्या कर लोगे? तो ये एक बड़ा डर का सबब था। एरो सिस्टम से कहा गया है कि इस बार यानी कि आयरन डोम पर यकीन नहीं था, एरो सिस्टम से इसे मारकर ज़मीन में गिरा दिया गया है, हवा में ही मारकर गिरा दिया गया, ये कहा गया है। आज ये जल्दी सुबह में ये मिसाइल इसराइल के आसमानों पर दिखी। उधर यमन की तरफ से मैंने चेक किया तो अभी इस पर कोई बयान नहीं आया था। सीरिया और इसराइल के बीच सिक्योरिटी डील की बातचीत चल रही है, उसके बीच एक और हमला हो गया, एक और ड्रोन अटैक हुआ और उसमें अल-शरा के फौजी मारे गए। 6 किसी के मुल्क का फौजी मारा जाना, ये तो एक पूरी जंग होती है। अल-शरा कब जवाब देंगे? दुनिया ये सोच रही है, देख रही है, परख रही है। 6 सीरियन सोल्जर्स किल्ड इन इजरायली ड्रोन स्ट्राइक्स इन डेमास्कस कंट्री साइड, स्टेट रन टीवी से। सरकारी टीवी कह रहा है कि दमिश्क, दारुल हुकूमत के बाहरी इलाकों में, दारुल हुकूमत दमिश्क, वहां हमला हो जाए और 6 आपके फौजी मारे जाएं, तो शर्म की बात है आपके लिए। क्या आप अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इसराइल पर? हेडलाइन शो में इतना ही। खुश रहिए, सलामत रहिए।